आज अपन क्लास 6 इंग्लिश का यूनिट 5 की जो पोयम है द काइट्स। यूनिट 5 का क्या नाम है? कल्चर एंड ट्रेडिशन। यूनिट 5 क्लास 6 इंग्लिश का कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन यानी संस्कृति और परंपरा। क्या होता है? संस्कृति और परंपरा होता है। और इसकी जो पोयम है द काइट्स, क्या है? द काइट्स। काइट्स को हिंदी में क्या कहेंगे? पतंग। क्या कहेंगे? पतंग। तो पोयम पढ़ते हैं हम। तो पोयम पढ़ने से पहले इस पोयम को देने का क्या उद्देश्य है यहाँ पर कवि का, वो देखते हैं हम। पोयम का नाम है द काइट्स। क्या है? द काइट्स। पोयम का ये उद्देश्य है कि इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि पतंगों की उड़ान से, देखो पतंग कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। उड़ता है क्या नहीं? आपने भी बहुत सारे पतंग उड़ाए होंगे मकर संक्रांति के त्यौहार पर। तो पतंगों को हम आकाश में उड़ता देखकर हमें बहुत आनंद आता है। तो कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पतंगों की उड़ान से मिलने वाली आज़ादी, ठीक, पतंगों की उड़ान से मिलने वाली आज़ादी, खुशी और रोमांच का चित्रण करना है। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? पतंगों की उड़ान से मिलने वाली आज़ादी, खुशी और रोमांच का चित्रण करना है। साथ ही यह बाल सुलभ कल्पना, ठीक है, बाल सुलभ कल्पना और प्रकृति के प्रति लगाव को भी उजागर करती है। यह कविता बच्चों के सपनों को साकार करने की कल्पना और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने की प्रेरणा देती है। हमें यह कविता सिखाती है कि कैसे कल्पनाशीलता जीवन में आनंद भर सकती है। ठीक है, तो एक बच्चा पतंग को आकाश में उड़ता देखकर ये कल्पना करता है, ये इमेजिन करता है कि मैं भी काश पतंग होता तो मैं भी आकाश में उड़ता। तो इसी तरह ये कविता हमें यह सिखाती है कि कैसे कल्पनाशीलता जीवन में आनंद भर सकती है। तो हम आगे पोयम को पढ़ते हैं। अप इन द एयर, अप इन द एयर, सी द काइट्स फ्लाई, सी द काइट्स फ्लाई। इस स्टेंजा में कवि हमें ये बताता है कि उड़ती पतंगों को देखने के बाद जो हमें आनंद आता है उसका वर्णन किया गया है। बच्चा पतंगों को हवा में ऊंचा उड़ते हुए देखता है। अप इन द एयर, सी द काइट्स फ्लाई। तो बच्चा पतंगों को हवा में ऊंचा उड़ते हुए देखता है और जो वक्ता होता है वो कहता है कि लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द वाइंड वीप्ड स्काई। वक्ता कहता है कि पतंग भिन्न भिन्न रंगों के पक्षियों की तरह दिखती है। लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द वाइंड वीप्ड स्काई। तो क्या कहता है वक्ता? कि पतंग भिन्न भिन्न रंगों के पक्षियों की तरह दिखती हैं तथा हवा के थपेड़े खाए हुए आसमान में उड़ती है। इन द वाइंड वीप्ड स्काई। वाइंड वीप्ड यानी हवा के थपेड़े खाना, ठीक है, हवा के थपेड़े खाना, ठीक है। तो इन द वाइंड वीप्ड स्काई यानी कि वक्ता कहता है कि पतंग भिन्न भिन्न रंगों के पक्षियों की तरह दिखती है तथा हवा के थपेड़े खाए हुए आसमान में उड़ती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने पतंगों को, वक्ता को देखने के बाद जो प्रेम होता है, जो आनंद आता है, उसका वर्णन किया गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आई विश आई वर स्मॉल। तो इन पंक्तियों में वक्ता कहता है में बच्चा कामना करता है, क्या कामना करता है? कि काश वह हवा की तरह छोटा व हल्का होता। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर। कि काश वह हवा की तरह छोटा व हल्का होता तो वह एक पतंग पर सवार होकर पतंग के साथ हवा में उड़ पाता। आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सेल अप द एयर। तो मैं भी उस पतंग पर चढ़कर, उसके ऊपर बैठकर पतंग के साथ हवा में उड़ पाता। तो यहाँ पर बच्चा कामना करता है, क्या कामना करता है? कि वह हवा की तरह छोटा व हल्का होता तो वह एक पतंग पर सवार होकर पतंग के साथ हवा में उड़ पाता। तो इन पंक्तियों में कवि बालपन की इच्छाओं को उपमा का उपयोग करते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो कवि ने क्या बताया इन पंक्तियों में? कवि ने इन पंक्तियों में बालपन की इच्छाओं को उपमा का उपयोग करते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर इस स्टेंजा में क्या है? इस स्टेंजा में कवि ने सिमिली का उपयोग किया है। क्या है? सिमिली, ठीक है, सिमिली का उपयोग किया है, जिसे हम हिंदी में उपमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में कवि ने एक लिटरेरी टर्म यूज़ किया हुआ है। क्या है? सिमिली।
क्या है? सिमिली, जिसे हम उपमा बोलते हैं हिंदी में। तो बालपन की इच्छाओं को उपमा का उपयोग करते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने। तो हम आगे पढ़ते हैं पोयम को। Then I would drift upon the paper wings। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह पतंग पर सवार होकर उसके साथ उड़ेगा। Then I would drift upon the paper wings। पतंग पर सवार होकर उसके साथ उड़ेगा। किसके साथ उड़ेगा? पतंग के साथ। द पेपर विंग्स, पेपर पतंग किसके बने होते हैं? पेपर के। तो पेपर के जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर बैठकर, उनके ऊपर पंखों के ऊपर कागज के जो पंख होते हैं, कवि क्या कहता है कि देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, यानी कि द पेपर विंग्स यानी कागज के जो पंख होते हैं उसके ऊपर सवार होकर हवा के साथ वह बहेगा तथा निरंकुश उग्र हवा जो गीत गाएगी। क्या गाएगी? और जो उग्र हवा, जो लगातार चलने वाली हवा गीत गाएगी। एंड हियर द सॉन्ग, जो गीत गाएगी उन्हें सुनेगा। हियर द सॉन्ग। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town। और वो क्या कहता है? बच्चा कहता है कि पतंग पर सवार होकर नीचे सार्वजनिक उद्यान व भवनों की छतों के ऊपरी भाग को देखना उसके लिए अत्यधिक आनंददायक होगा। What fun it would be to look right down, यानी कि भवन की छतों के ऊपर से देखना उसके लिए कितना आनंददायक होगा। यानी कि वो पतंग के साथ उड़ेगा और पतंग के साथ उड़ते हुए ऊपर देखेगा, भवनों की छतों को देखेगा, नीचे उद्यानों को देखेगा, और तो उसके लिए ये कितना अत्यधिक आनंददायक होगा। ओवर द पार्क, उद्यानों को देखेगा, रूफ टॉप, उन भवनों की छतों को देखेगा नीचे, तो उसके लिए कितना आनंददायक। चलिए आगे पढ़ते हैं। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई इन द एयर। तो यहाँ पर द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, तो इन पंक्तियों में कवि कहता है, बच्चा क्या कहता है इन पंक्तियों में, कि जब वह पतंग पर सवार होकर हवा में उड़ान भर रहा होगा, ठीक है, पतंग पर सवार होकर जब वह हवा में उड़ान भर रहा होगा, तब नीचे ज़मीन पर लोग खड़े होकर उसकी टकटकी लगा कर देखेंगे। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, तो जब ज़मीन पर लोग खड़े होकर उसे टकटकी लगाकर देखेंगे और कामना करेंगे कि काश आकाश में ऊंचा उड़ता हुआ बच्चा वो होते। जिस तरह पतंग को देखकर, यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है, जिस तरह पतंग को देखकर मेरे मन में इच्छा हो रही है कि काश मैं भी पतंग होता तो मैं भी उस पतंग के साथ उड़ पाता और मैं भी इन ऊंचाई से भवनों, उद्यानों, पार्क को देखने का आनंद ले पाता। तो इसी तरह मैं भी आकाश में उड़ूंगा तो लोग मुझे भी इसी तरह नीचे ज़मीन पर खड़े होकर देखकर सोचेंगे कि काश मैं भी ये बच्चा होता तो मैं भी इस बच्चे की तरह पतंग के साथ उड़ पाता और नीचे ज़मीन, भवनों, उद्यानों का आनंद देखने का ले पाता मैं। तो एंड आई विश दे वर मी हाई इन द एयर, तो काश आकाश में ऊंचा उड़ता हुआ बच्चा वो होते, अर्थात उस पतंग पर सवार होकर बच्चे के स्थान पर वे उड़ रहे होते। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि किस तरह बच्चा है वो कल्पना करता है कि वह पतंग की तरह, काश वो पतंग होता तो वो पतंग की तरह हवा में उड़ पाता। तो इस पोयम का जो कविता के जो मुख्य उद्देश्य है वो हम देखेंगे कि किस तरह कवि ने यहाँ पर कविता के माध्यम से बच्चे की जो कल्पना बताई है। तो जो के उद्देश्य, जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि आज़ादी और रोमांच का प्रतीक। ये कविता क्या है, यह पोयम क्या है, आज़ादी और रोमांच का प्रतीक। पतंगे आसमान में बेफिक्र उड़ती हैं, जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। पतंग क्या है, आकाश में किसी की कोई टेंशन नहीं होती है, उसको पतंग को जहाँ उड़ना है वो उड़ती है। तो पतंगों को क्या बताया गया है, स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बताया गया है इस पोयम में। तो कवि इन पतंगों के माध्यम से मिलने वाले रोमांच और आनंद का वर्णन करता है। जो दूसरा उद्देश्य है इस पोयम को कवि को लिखने का, वो ये बताया गया हमें कि कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना। इमेजिन, बच्चे की जो इमेजिन पावर है, कल्पना शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, उसे बढ़ावा दिया गया है। क्या कविता बच्चों की कल्पनाशीलता को साकार करती है, कविता बच्चों की कल्पनाशीलता को साकार करती है। जहाँ वे पतंगों के साथ उड़ने और बादलों के बीच
तैरने का सपना देखते हैं। तो इस पोयम का जो तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रकृति से जुड़ाव। पोयम लिखने का उद्देश्य ये है कि इस पोयम के माध्यम से बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव रहेगा। यह कविता प्रकृति की सुंदरता और पतंग उड़ाने जैसी गतिविधियों से मिलने वाली खुशी को दर्शाती है। जो तीसरा जो उद्देश्य है पोयम का वो ये है कि बाल सुलभ इच्छाएं और सपने, कवि बच्चों की चंचलता और अब उनके सपनों को पतंग के रूप में चित्रित करता है जिसे बच्चे छूना चाहते हैं। तो बच्चों के सपनों को किस तरह साकार किया जा सकता है, कवि इस पोयम के माध्यम से कवि ने हमें ये बताया है। इसकी नेक्स्ट जो उद्देश्य है पोयम का वो ये है कि जीवन की कठिनाइयों का अप्रत्यक्ष चित्रण, किस तरह जीवन में हमारे कठिनाई आती है तो हमें उसका सामना कैसे करना है, किस तरह से उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कविता जीवन में संघर्ष और चुनौतियों की ओर भी इशारा करती है। कविता क्या बताती है? कविता जीवन में संघर्ष और चुनौतियों की ओर भी इशारा करती हैं, जैसे कि पतंग के अटक जाने या फट जाने पर नियंत्रण खो देना। यह बताती हैं कि कैसे जीवन में संघर्ष करके ही हम अपनी स्वतंत्रता और खुशी हासिल कर सकते हैं। अगला जो उद्देश्य है इस पोयम का वो ये है कि ऊंची उड़ान और आकांक्षा का प्रतीक। तो पतंग जितनी ऊंची जाती है उतना ही वह आकाश और बादलों के करीब पहुंचती है। यह व्यक्ति की अनंत संभावनाओं और ऊंचे सपनों को पाने की आकांक्षा का प्रतीक है। तो इस तरह से कवि ने हमें इस पोयम के माध्यम से इन पोयम का जो उद्देश्य था वो हमें बताया गया है कि किस तरह बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ती है, प्रकृति के साथ बच्चा जुड़ता है और उनके सपनों को किस तरह साकार किया जा सकता है और जीवन में कठिनाइयों का सामना किस प्रकार किया जा सकता है और उन कठिनाइयों का सामना करके हम कैसे आगे बढ़े, इस पोयम में कवि ने हमें बताया, पतंग के माध्यम से बताया गया है। तो इस तरह आपकी यह यहाँ पर पोयम कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो तो देखो इसकी राइम स्कीम देखें अगर अपन इस पोयम की अगर अपन राइम स्कीम देखें तो देखो हर स्ट्रेंजा की बन रही है यहाँ पर। देखो पे इस लाइन में देखो, देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, अपॉन के लिए हम क्या सिंबल देंगे? ए। क्या सिंबल देंगे? ए। और विंग्स, विंग्स के लिए क्या सिंबल देंगे? बी। सिंग्स के लिए भी सेम बी और इधर सिंग्स के लिए भी बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई पोयम की? ए बी बी बी। इसकी पोयम की राइम स्कीम क्या हुई? ए बी बी बी। ठीक है, क्लियर है? तो अपॉन था, पहला साउंड था इसलिए हमने इसको ए सिंबल दे दिया। वापिस विंग्स, इसको अलग साउंड आया इसलिए बी दे दिया। सॉन्ग्स, विंग्स दोनों सेम साउंड थे इसलिए बी दे दिया। सॉन्ग्स, सिंग्स, विंग्स ये तीनों सेम साउंड थे इसलिए बी बी, तीनों में बी बी सिंबल दे दिया हमने। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम बन गई ए बी बी बी। ठीक है, तो इस पोयम की राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी बी बी। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी ये पोयम कंप्लीट होती है। इस पोयम में ये राइम स्कीम बताई गई थी और इस पोयम में कवि ने यहाँ पर सिमिली भी यूज़ किया है।